जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी तक की अपनी सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। होप आगे भी इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आनंद प्रमोद जी का। सर, इन द इक्विटी फंड्स विच वन इज बेस्ट ऑप्शन, एसआईपी और लमसम? मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताता हूं और आपको बहुत ही मजा आएगा ये सुन के। अगर आपकी रेगुलर इनकम है तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। अगर आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे कि आप बिजनेस करते हो, कभी चेक फंस जाते हैं, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, और आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, तो आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी और आपको कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के तरफ से इंसेंटिव मिलता है, तो उस पैसों को आप यहाँ पर लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम। बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी रेगुलर है, अगर आपकी रेगुलर इनकम है तो एसआईपी, अगर आपकी रेगुलर इनकम नहीं है तो लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद स्वीटी तिवारी जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ सजेस्ट मी, अभी सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना सही है या मार्केट गिरने का वेट करना है? एक बात मुझे आप बताइए स्वीटी जी, मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा और कितने लंबे समय तक ये गिरावट चलती रहेगी? कौन से पॉइंट पर आके रुकेगा और कौन से पॉइंट पर रुकने के बाद वो वापस से स्टार्ट करेगा? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास भी नहीं होते हैं। अभी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट गिरा हुआ है, अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू या फिर एसटीपी के थ्रू। एसटीपी के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी डेट फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद उसमें से एसटीपी स्टार्ट करो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जो इक्विटी फंड के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आप मार्केट का टेंशन लिए बिना भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेट करते रहेंगे कि क्या होगा, मार्केट में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उसके पीछे बहुत सारा आप समय भी लॉस करोगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसे सिचुएशन के अंदर आप एसटीपी को यूज कर सकते हो। हरिओम चैंट बोल रहे हैं, इफ एक्सपेंस रेशियो ऑफ एनी म्यूचुअल फंड इज 2% एनुअली, इफ वी हैड इन्वेस्टेड फॉर 10 years, डिड इट मीन फंड हैज टेकन 20% ऑफ कॉर्पस एज फीस? इज दिस अजम्पशन करेक्ट? आपका जो अजम्पशन है वो पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि जो 2% का एनुअल एक्सपेंस रेशियो है वो साल में एक बार काउंट होता है, ऐसा नहीं, वो हर रोज काउंट होता है, डेली काउंट होता है। और वो जो काउंट होने के बाद का जो वैल्यू है वो आपको एनएवी के अंदर दिखाई देता है। मतलब जो आपको एनएवी के अंदर वैल्यू दिखाई देता है वो एक्सपेंस रेशियो कट होने के बाद ही दिखाई देता है। अभी एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो डेली लग रहा है, तो यहाँ पर 20% का जो 10 साल के बाद आपका जो एक्सपेंस रेशियो निकल रहा है वो एक्चुअल में 20% नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो लगा है। क्योंकि अगर आपका जो कंपाउंडिंग हो रहा है तो एक्सपेंस रेशियो भी साथ में कंपाउंड हो रहा है। मतलब जो एक्सपेंस रेशियो में आपका पैसा कट हो रहा होता है वो साथ में ज़्यादा कट हो रहा होगा, मतलब 20% तो नहीं, उससे भी ज़्यादा। लेकिन आप समझ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो कट होने के बाद भी जो रिटर्न मिल रहा होता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा ही रहता है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा हमको कट करना पड़ रहा है, यहाँ से हमारा खर्चा इतना ज़्यादा निकल जा रहा है। वो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, वो आप करते रहिए, मार्केट को वॉच करिए, कब एग्जिट करना है, कब नहीं करना है, कब पैसा बढ़ाना है, उसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देते रहोगे तो आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, साथ में आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे। ओमकार सिन्हा जी कह रहे हैं कि भाई एसआईपी स्टॉक से अच्छे हैं, जैसे आपने बोला कंपाउंडिंग इफेक्ट। जी हाँ, एकदम सही बोला, मैंने भी सही बोला, जो मैं आप सबको बताता हूँ कि एसआईपी स्टॉक से अच्छे हैं। अभी अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना वो तो कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा खासा आप एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, कंपनीज के बारे में पढ़ें, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं, उनके जो फिगर्स हैं जैसे कि ईपीएस है, पीई है, प्राइस टू बुक है, तो ये सब फिगर्स आप धीमे धीमे करके एनालिसिस करना शुरू करिए।
जैसे जैसे आप एनालिसिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा नहीं है, कौन सा ऐसा समय आता है कि जब मार्केट डाउनफॉल शुरू होता है, कौन से ऐसे समय के अंदर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, कौन से ऐसे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है जिसके कारण मार्केट को इफेक्ट हो सकता है, इंटरनल इवेंट्स कौन से हैं जिसके कारण मार्केट को इफेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करके शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे सीखिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से ही आप ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा अवॉइड करिएगा। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि अब मेरे को थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में समझ में आना चालू हो चुका है, तब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखने के ऊपर फोकस करिएगा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, उन्हीं के लिए ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन बनाया गया है। रोहित कड़ेल जी पूछ रहे हैं, सर आप कभी दलाल स्ट्रीट गए हो? जी मैं मुंबई बहुत बार गया हूँ, लेकिन दलाल स्ट्रीट कभी भी नहीं गया। मेरे को मुंबई की एक बात पसंद नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और साथ में बहुत सारा क्राउड है। मेरे को एकदम लेस क्राउडेड प्लेस में रहना पसंद है, मेरे को शांति पसंद है। ज़्यादा क्राउड जहाँ पर रहता है मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम क्राउड हो। मैं अगर घूमने पे जाता हूँ तो ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर क्राउड कम देखने को मिले। मुंबई मैं गया हूँ तो काम से गया हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस आ चुका हूँ। बाकी दलाल स्ट्रीट मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है। अगर कोई व्यूअर ऐसा है जो मुझे वहाँ पर बुलाना चाहता है तो आप बेशक मुझे इन्विटेशन दे सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आने के लिए। जगत प्रताप जी पूछ रहे हैं, सर आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले? मेरा होम लेने का सपना कंप्लीट हो जाता। कोई बात नहीं, आज से फिर से देखूंगा सपना। मिलते हैं आपकी टीम को। जी आपका जो क्वेश्चन है ना, जो आपने बताया है वो सब लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लोग बहुत ही लेट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। उनको पता पहले से होता है कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं क्योंकि डरते हैं। और धीमे धीमे जैसे जैसे उनके पास नॉलेज आती जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मुझे इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। उनकी कैपेसिटी होती है 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करने की, लेकिन वो कितने SIP स्टार्ट करते हैं? मात्र 1,000 रुपये की। और फिर वो बोलते हैं कि हम आगे देखेंगे, ये अभी किस तरीके से रिटर्न देते हैं उसके बाद हम सोचेंगे। 3 साल 4 साल 5 साल निकल जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर काम किया है, मतलब जो प्रॉफिट मिला है बहुत शानदार तरीके से मिला है। अगर उस समय हमने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता। तो ये करके भी लोग अपना लॉस करवाते हैं। तो ये तो है ही, एक तो लेट स्टार्ट करते हैं, दूसरा मार्केट को चेक करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो लोगों की साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इसी तरीके से लोगों की मेंटालिटी है। अभी जो है सो है, अभी क्या कर सकते हैं। नितिन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग अच्छे टाइम में होता है, थिंकिंग रीइंफोर्स्ड। जी हाँ बिल्कुल सही है। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के बायर्स होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से अच्छे टाइम के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि FII कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं। उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि मार्केट अभी पीक पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी पीक पर है, यही अच्छा समय है, प्रॉफिट बुक कर लो। जब मार्केट वापस से नीचे की तरफ आएगा तो उस समय फिर से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सही तरीका है। जो एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्टिवली अपने पैसों को मैनेज करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस बढ़िया रहता है। बाकी SIP के अंदर तो ये जो प्रोसेस है मंथली इन्वेस्टमेंट का, जो फ्रीक्वेंसी आपकी उस हिसाब से चलता रहता है, तो वहाँ पर ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंशुल त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं, अपना तो सीधा फंडा है, SIP कभी भी शुरू करो, नेगेटिव रिटर्न्स आए तो और लमसम डालो, अभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अपना IXRR 15% दिखता तो 50% रिड्यूस करो। देखो आपका जो फंडा स्टार्टिंग में बताया ना वो बहुत सही है, कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो SIP के थ्रू, लेकिन जब 15% का XIRR दिखना शुरू हो जाए तो 50% रिड्यूस करो। ये करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि समझ लो आपका 1,00,000 रुपये पे 10% का रिटर्न मिलता है, मतलब आपको 10,000 रुपये का रिटर्न मिला, मतलब प्रॉफिट मिला आपको 10,000 रुपीज़ का। आपने वही कम कर दिया,
उसको उसने आपने कम किया वहाँ से 1 लाख से आपने 50,000 कर दिया। अब वहाँ पर आपको अगर 10% रिटर्न मिलता है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपये। जो आप 20,000 कमा सकते थे उसकी जगह पर आपने कितना कमाया? मात्र 15,000। 5,000 का लॉस हो गया क्योंकि आपने 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। तो ये एक गलत तरीका है। तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट चलता रहना चाहिए। मेरा अगर आपको ठीक लगता है तो ये प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। बाकी जनरली जितना हो सके उतने लंबे समय तक अपने अकाउंट को अपने पोर्टफोलियो के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब तक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तक उसके अंदर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करो। अगर ऐसा लगता है कि फंड अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस समय आप री इन्वेस्टमेंट कोई और फंड के अंदर कर सकते हो। सुमित श्री पूछ रहे हैं, वाई म्यूचुअल फंड्स 5 years रिटर्न लोअर देन 3 years रिटर्न, प्लीज एक्सप्लेन। इस ये जो 5 साल का पीरियड है ना उसको हम एक एक साल के अंदर डिवाइड करते हैं। 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल, फिर 5 साल। ओके, अब यहाँ पर कंसिडर करो कि लास्ट 3 साल मतलब 2024, 2023 और 2021, ये 3 साल के अंदर मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो आपको ग्राफ के अंदर दिखाई देगा कि 3 साल के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन उसके पिछले साल 2020 और 2019, ये 2 साल ऐसे थे जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आप अब इन पांचों का अगर एवरेज निकालने जाएंगे, CAGR निकालने जाएंगे, तो जो 5 साल वाला CAGR है वो आपको कम दिखाई देगा क्योंकि स्टार्टिंग की 1-2 साल 2019 और 2020 के अंदर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद के 3rd, 4th और 5th साल के अंदर आपका रिटर्न बहुत ही शानदार बैठा। इसी के कारण 3 साल का जो रिटर्न है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और 5 साल का जो रिटर्न है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। मिस्टर आर्यन पूछ रहे हैं, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड, विच वन इज बेस्ट आंसर। अभी जो मोस्टली अभी तक जो मैंने देखा है, ओपन एंडेड ही मोस्टली इक्विटी फंड्स होते हैं। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो ज़्यादातर डेट कैटेगरी के अंदर होते हैं क्योंकि वो पेपर एसेट पे होते हैं। जैसे कि कोई 180 डेज का पेपर है, कोई 90 डेज का पेपर है, कोई 365 डेज का पेपर है। तो ये जो पेपर वाले जो डेट कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो होते हैं क्लोज एंडेड। एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो जब उसका इन्वेस्टमेंट का पीरियड ख़त्म ना हो तब तक आप उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो इक्विटी कैटेगरी के मोस्टली फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। तो वहाँ पर आप कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप क्लोज एंडेड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में हमको कोई खर्चा आ सकता है तो आपको ओपन एंडेड फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन भी आपको ही लेना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको भी करंट मार्केट सिनेरियो या फिर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको सही लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।